Good morning everyone. My name is Amrita Misra and today I am going to discuss about most important previous year questions of third semester subjects that is human resource management. ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे वो बहुत सारे important questions जो इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो I am going to discuss only the previous year questions, but if you want to detail classes and structure courses of this semester, then you can download LU Update app and purchase your courses from them. And वहाँ पे आपको क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर वे में आपको सारे क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे पूरे सेमेस्टर्स के. ठीक है, और आपको अच्छे से कंटेंट भी दिया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयारी कराया जाएगा सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम नंबर फ्रॉम दैट कोर्सेज. ठीक है, तो अभी जाइए परचेज करिए LU अपडेट ऐप. तो आप चलते हैं, देखते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो वो ये है. देखिए तरीका क्या होता है क्वेश्चन पूछने का. आपसे बोल देगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन. अब यहाँ पे लिख देगा कि ये पूरा आपका 10 नंबर का है, और ये जो शॉर्ट नोट लिखने के लिए देगा उसको डिवाइड कर देगा कि ये कितने कितने मार्क्स में है. ठीक है, तो ऐसे बोल देगा कि शॉर्ट नोट हमें लिखना है, बट किस पे लिखना है, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं. ठीक है, प्लान करते हैं कि हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कितने नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, कितने नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड हैं टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क. हम देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्क फोर्स सप्लाई है. फिर हम देखेंगे मीन्स डिमांड कितना है, देन हम मार्केट में सप्लाई देखेंगे. ठीक है, मार्केट में सप्लाई देखने के बाद हम दोनों में गैप निकालेंगे. तो हमें पता चलेगा कि इतने नंबर ऑफ वर्कर हमें रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग पर्टिकुलर टास्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिक्रूटमेंट करेंगे. रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को ऑफर देते हैं कि आप आके इस वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करिए. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को हम इन्विटेशन देते हैं. रिक्रूटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, विद इन द वेरियस एम्प्लॉयज़ हम क्या करते हैं, बेस्ट एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेलेक्शन में हम क्या करते हैं, जो बहुत सारे हम कैंडिडेट रहेंगे उसमें से हम मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे फॉर द पर्पज ऑफ वेकेंट पोजीशन. ठीक है, तो उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, फिर उनको रेमुनरेशन डिसाइड करेंगे कि क्या होगा. ये सारी चीज़ें मीन्स प्लानिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मीन्स प्लानिंग अबाउट वर्कर दैट नीड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग पर्टिकुलर टास्क. उनके लिए प्लान करना कि कितने रिक्वायर्ड हैं, उनको मेंटेन करके रखना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन्हें मेंटेन करके रखना. ये सारी एक्टिविटीज़ आती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, हमारा स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूछा है. तो स्कोप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ब्रॉड है. ठीक है, जिसमें कि हमने अभी डिस्कस किया कि देखो स्कोप ऑफ HRM कवर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मैनेजिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्या स्कोप होगा, हम वो सारे स्कोप में आएंगे जिससे जो रिलेटेड है हम पीपल को मैनेज कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इट इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स कितने नंबर ऑफ वर्कर हमें रिक्वायर्ड हैं और क्या हमें किस किस सोर्सेज से वो हम नंबर ऑफ वर्कर एक्वायर्ड कर सकते हैं. ठीक है, द एंड रिक्रूटमेंट सेलेक्शन मीन्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आता है, रिक्रूटमेंट सेलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल और कंपनसेशन मैनेजमेंट. ठीक है, कंपनसेशन मैनेजमेंट, फिर एम्प्लॉय वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मोटिवेशन, डिसिप्लिन एट अ वर्क प्लेस. वी मेंटेन अ डिसिप्लिन एट अ वर्क प्लेस सो दैट वर्कर कैन कंप्लीट देयर वर्क एक्यूरेटली. ठीक है, फिर सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. ये सारे मतलब ये सारे क्या है, स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के. ठीक है, HRM ऑल्सो फोकसेस ऑन मेंटेनिंग हेल्थी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, तो ये सारे स्कोप है, आप इसको पॉइंट में लिखिएगा. ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरा हमारा जो हमारा दिया है शॉर्ट नोट के लिए, एसेंशियल ऑफ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्चुअली होता क्या है, पहले देखो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या, हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, जो वर्कर होता है एक्चुअली वर्क को परफॉर्म करता है. ठीक है, वो रियल में अपने वर्क को परफॉर्म करता है. ठीक है, उस वर्क को परफॉर्म करने के बाद जो एम्प्लॉयर होते हैं
या जो मैनेजर होते हैं वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे कि हाउ दे परफॉर्म, वो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से मैच करेंगे। जो वर्क को परफॉर्म करने से पहले जो भी स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है वो उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, सो दैट दे कैन फाइंड द डेविएशन। मीन्स जो एक्चुअल उन्होंने सेट किया है स्टैंडर्ड और जो एक्चुअली एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया है, उन दोनों में वो लोग कंपेयर करेंगे। वो देखेंगे कि वेदर द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस आर गुड और बैड, ठीक है। मीन्स स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट किया था उससे कम है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। अगर क्या है कि स्टैंडर्ड से एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कम है तो उसके बिहाइंड वो रीज़न देखेंगे कि क्या रीज़न है कि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। फिर उन्हें क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान करेंगे। बट इफ़ द एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर दैन द स्टैंडर्ड सेट बाय द एम्प्लॉयर, तो उसमें क्या होगा, उस केस में जो एम्प्लॉयर होगा वो क्या करेगा, रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा। मीन्स रिकॉग्निशन के लिए सारी चीज़ें प्लानिंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि कैसा वो उन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, एसेंशियल्स ऑफ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर हम कोई भी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। देखो, द गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम शुड बी ऑब्जेक्टिव। ये क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, और फेयर होने चाहिए, ठीक है। फेयर होने चाहिए, जो भी एम्प्लॉयर है आपका परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहा है वो फेयर तरीके से करे, ठीक है। कोई भी बायास उसका इंटेंशन ना हो, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन क्लियर स्टैंडर्ड। वो क्या होना चाहिए, क्लियर स्टैंडर्ड पे बेस्ड होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया उससे कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। जॉब रिलेटेड क्राइटेरियाज को उनको रखना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में, एंड मेजरेबल होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर रेगुलर फीडबैक उन्हें प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और जो भी वो परफॉर्मेंस अप्रेजल वो क्या कर रहे हैं, वो सेट कर रहे हैं, वो तो उसमें क्या होना चाहिए, जो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है वो भी रहना चाहिए, ठीक है। फिर ट्रेंड अप्रेजर, जो मतलब जो परफॉर्मेंस को अप्रेज करने जा रहा है एम्प्लॉय को, तो वो जो भी एम्प्लॉय है वो ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को अप्रेज कर दिया, भले उसको उस एरिया के बारे में पता हो या ना हो, एक्सपर्टीज हो या ना हो, ठीक है। तो हमेशा ट्रेंड पर्सन को ही अपॉइंट करना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन इवैल्यूएशन होना चाहिए, स्कोप फॉर अपील एसेंशियल टू मेक सिस्टमैटिक, इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल में, ठीक है। अब जो थर्ड वो क्या बोला है, थर्ड नोट लिखने के लिए बोला किस पे, एलिमेंट्स ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। कैरियर डेवलपमेंट इन्वॉल्व एक्टिविटीज दैट हेल्प एम्प्लॉयज प्लान एंड ग्रो इन देयर कैरियर। मीन्स जो कैरियर डेवलपमेंट हर वो एक्टिविटीज़ होता है जिसमें एम्प्लॉय अपना प्लानिंग करे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे किसके, अपने कैरियर में, तो ठीक है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग जो प्रोवाइड किया जाता है वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय हम देखते हैं, ठीक है, कि अपने पूरे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर वो एम्प्लॉय रहे तो ओवरऑल उसका प्लस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा। देन आता है हमारा कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो भी ओवरऑल कैरियर होता है एम्प्लॉय का, उसमें वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके एम्प्लॉय, उसके लिए हम फोकस करते हैं कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या होता है कैरियर डेवलपमेंट, वो एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि वो क्या करे, प्लान करे और ग्रो करे इन देयर कैरियर। अब इसके क्या एलिमेंट्स होंगे, इट्स एलिमेंट इंक्लूड कैरियर प्लानिंग, कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए एक कि जो कैरियर के बारे में, एम्प्लॉय के कैरियर के बारे में काउंसिल करे। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होना चाहिए, जॉब रोटेशन, प्रमोशन, सक्सेशंस प्लानिंग। इट्स एम टू अलाइन इंडिविजुअल कैरियर गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे कैरियर डेवलपमेंट के, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। फिर आता है हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन हमें लिखा है, इंसेंटिव, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव आर द रेम्यूनरेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ जो भी एफर्ट्स एम्प्लॉय ने दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके कंसिडरेशन में जो भी अमाउंट एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन या इंसेंटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंसेंटिव हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वो होता है एक मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी इंसेंटिव को हम इन द फॉर्म ऑफ मनी देते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो होता है वो मनी के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो मॉनेटरी को हम फाइनेंशियल इंसेंटिव भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम मॉनेटरी,
उसको हम नॉन मॉनेटरी भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन मॉनेटरी, ठीक है, और इसको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मनी के फॉर्म में रिवॉर्ड दिया जाता है या इंसेंटिव दिया जाता है, यहाँ पे नॉन मॉनेटरी मीन्स मनी इन्वॉल्व नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, लाइक हम वेजेस प्रोवाइड कर दिए, बोनस दे दिए, मीन्स एक्स्ट्रा अगर बहुत ज़्यादा वर्कर अच्छा परफॉर्म किया है तो उन्हें सैलरी के अलावा जो भी हम देते हैं उसे बोनस बोलते हैं। कमीशन मीन्स अगर क्या है, सेल टारगेट दिया गया एम्प्लॉय को, अगर वो सेल टारगेट एम्प्लॉय ने अचीव कर लिया है तो ठीक है, तो उन्हें उनके बदले में कमीशन दिया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म किया तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट है एम्प्लॉय के साथ शेयर करेगा, ठीक है। ये सारे क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान है जो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जो जब भी दिया जाएगा वो पैसे के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। नॉन मॉनेटरी में क्या होता है, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन दिया जाता है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए तो आपको रिकॉग्नाइज कर दिया, लोगों के सामने रिकॉग्निशन दे दिए कि ये आदमी इस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, तो इसके लिए आपको कोई गिफ्ट या कुछ भी दे दिया जाता है। जॉब सिक्योरिटी मीन्स आपको ये हो जाता है कि आपको कभी भी जॉब से नहीं निकाला जाएगा, आपको फ्यूचर भर टाइम के लिए पूरा जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया जाता है। प्रमोशन, इसमें क्या होता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाता है एक स्टेज से, जैसे आप क्या है अभी क्या है आप लोअर स्टेज पे, तो आपको अपर स्टेज पे प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, आपको ये अधिकार मिल जाता है, राइट मिल जाता है कि आप जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन होगा इंपॉर्टेंट, आप उसमें पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ग्रोथ, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो हमारा इंसेंटिव होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव जो कि इन द फॉर्म ऑफ मनी पे किया जाता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो मनी के फॉर्म में पे नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। फिर हमारा नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला, वो बोला है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसेस। अब देखो डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसेस होता क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसेस इंश्योर एम्प्लॉय डिसिप्लिन इन अ फेयर मैनर। जैसे कि ये क्या इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है वो फेयर मैनर में डिसिप्लिन रहे ड्यूरिंग द वर्क परफॉर्म, जो भी विद इन द वर्किंग आवर है फैक्ट्री का उतने में एम्प्लॉय क्या है डिसिप्लिन तरीके से काम करे, और जो भी प्रोसेस या वर्क क्या हो रहा है चल रहा है तो उस वहाँ पे भी वो डिसिप्लिन तरीके से काम को करे, ठीक है। इट्स बेसिक एलिमेंट इंक्लूड, अब इसका क्या बेसिक एलिमेंट होता है, क्लियर रूल्स, फ्रेमिंग क्लियर रूल्स मीन्स अगर क्या होता है क्लियरली हम रूल्स डिफाइन कर देंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो वो क्या होगा एम्प्लॉय उसको फॉलो करेगा। अगर वो एम्बिग्यूटी रहेगा रूल्स में रेगुलेशन में तो उससे क्या होगा कि बार बार गलतियाँ होंगी, ठीक है। तो डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्लियर रूल होने चाहिए, इशूइंग ए चार्जशीट, ठीक है, और कंडक्टिंग अ फेयर इंक्वायरी। हम क्या करेंगे जब भी कोई मिस्टेक हुआ या गलतियाँ हुई तो उसमें हम फेयर इंक्वायरी बैठाएं, इंक्वायरी करें चीज़ों को कि क्यों ये सब चीज़ें हुआ, ठीक है। फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, अगर कोई भी मिस्टेक हुआ, ठीक है, तो हम एम्प्लॉय को पूरे और जो भी दो पार्टीज बीच में मिस्टेक्स हुआ तो पूरा हमें सुनने का उन्हें कहने का मौका देना चाहिए, ठीक है। फिर अवॉर्डिंग पनिशमेंट बेस्ड ऑन अ ग्रेविटी ऑफ मिसकंडक्ट मीन्स अगर मिसकंडक्ट हुआ है तो उनके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करना। एंड प्रोवाइडिंग अ राइट टू अपील मीन्स राइट टू अपील मीन्स अगर उन्होंने कोई भी गलती नहीं किया तो वो अपने तरफ से बोल सके, वहाँ पे अपील कर सके, ठीक है। तो ये सारे हमारे होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बोला है फीचर्स ऑफ आइडियल ग्रीवांसेस प्रोसीजर। इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला है कि आइडियल ग्रीवांसेस प्रोसीजर जो होता है उसका फीचर क्या होता है। अब देखो अन आइडियल ग्रीवांसेस प्रोसीजर शुड बी सिंपल, ये क्या होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और इट मस्ट बी प्रमोट हैंडलिंग ऑफ ग्रीवांसेस, फेयर ट्रीटमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो जब भी कोई क्या होता है जब भी हम कोई की ग्रीवांस या जो भी हम कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए ये यहाँ पे पूछा है। तो ये क्या होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी जो भी है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। द प्रोसीजर शुड बी प्रोवाइड अ मल्टीपल लेवल ऑफ अपील एंड इंकरेजिंग सेटलमेंट एट अर्लीस्ट एज पॉसिबल। जैसे कोई भी क्या है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ को कोई भी ग्रीवांसेस या कुछ भी है वो जा रहा है अपर लेवल पे कोई भी मिस करने के लिए तो उसको क्या होना चाहिए ये एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उसको सेट कर सके, ठीक है। अब देखो बेसिस ऑफ प्रमोशन क्या होता है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे प्रमोशन के बारे में पूछा जहाँ पे आपको प्रमोट किया जाता है, ठीक है।
प्रमोट किया जाता है लोअर लेवल से हायर लेवल पे, आपकी सैलरी भी इसमें इंक्रीज होती है, ठीक है। तो प्रमोशन रिफर्स टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, अपवर्ड एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, अपर लेवल पे उन्हें प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बेसिस प्रमोशन किस बेसिस पे होता है, सीनियरिटी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे, सीनियरिटी कम मेरिट। अब देखो प्रमोशन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ सर्विस, यहाँ पे क्या होता है मीन्स आप कितने दिन वर्क किए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलता है, तो ये सीनियरिटी बेसिस हो गया। मेरिट बेसिस पे क्या होता है, प्रमोशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी, आप अगर कम समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है, तो ये इसमें ये होता है। फिर सीनियरिटी कम मेरिट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीनियरिटी एंड मेरिट, ठीक है। अब दूसरा नोट लिखने के लिए बोला है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, जॉब इनरिचमेंट इज अ टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड इनकरेजिंग द डेप्थ ऑफ अ जॉब। इसमें क्या होता है, जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है कि एक टेक्निक्स होता है जिसमें कि हम बहुत वेराइटीज ऑफ वर्क एम्प्लॉय को परफॉर्म करते हैं, जिसको कि उन्हें क्या होता है मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय को, और वो अच्छे से वर्क को परफॉर्म करते हैं, मोटिवेट भी होते हैं करने के लिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एडिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑटोनॉमिस डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोथ। एक जॉब के मीन्स करने के बहुत सारे तरीके या बहुत वैरायटी ऑफ वर्क अगर हम वर्कर को परफॉर्म देते हैं तो क्या होते हैं, उस जॉब को करने के लिए मोटिवेट होते हैं, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। जॉब जब हम क्या करते हैं वैराइटीज ऑफ वर्क एम्प्लॉय को परफॉर्म करते हैं तो उनसे उनका मोटिवेशन भी बढ़ता है, और वो बहुत बहुत नए एरिया में बहुत सारे स्किल्स और उनके बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं हर एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जॉब इनरिचमेंट। अब देखो बोला है ले ऑफ एंड रीजन ऑफ ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, ले ऑफ जब क्या होता है कि जब किसी एम्प्लॉय को जो टेम्प्रोरी उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है उनकी जॉब पोजीशन से, ठीक है। जो कि किस वजह से, अगर कोई भी एक्टिविटीज़ एम्प्लॉय ऐसा परफॉर्म किया जो बिजनेस के बियॉन्ड कंट्रोल है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि टेम्प्रोरी उन्हें ले ऑफ प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि देखो ले ऑफ रिफर्स टू टेम्प्रोरी टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय ड्यू टू बिजनेस रीजन बियॉन्ड द एम्प्लॉयर कंट्रोल। जैसे क्या हो गया, सीजन ही नहीं है उसके लिए, सीजन ही नहीं है उस चीज़ का, या डिमांड ही नहीं हो रहा है, तो उसको टेम्प्रोरी क्या हो जाता है, उनको हटा दिया जाता है जॉब से एम्प्लॉय को, ठीक है। तो जब भी सीजन या डिमांड आएगा तो फिर से उनको हायर कर लिया जाता है, ये होता है हमारा टेम्प्रोरी ले ऑफ, ठीक है। रीजन फॉर ले ऑफ इंक्लूड, अब इनके लिए क्या रीजन हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया है, और पावर फेल्योर हो गया है, ठीक है, और ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हो गया, इकोनॉमिक्स लॉस मीन्स बिजनेस रीजन्स होते हैं ले ऑफ के लिए। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय ने कोई गलती किया, ठीक है। इसमें क्या होता है बिजनेस रीजन की वजह से अगर टेम्प्रोरी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि जब वो सब सारी चीज़ें हट जाए तो आप फिर से वापस आ सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है, मशीनरी रनिंग कंडीशन में हो गई तो अब आपको बुलाया जा सकता है, सीजन है तो आपको बुलाया जा सकता है, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारे रीजन हो गए। अब मेथड ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है, सबसे पहले एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर रिफर्स टू सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कितने एम्प्लॉय, कितने एक पीरियड में कितने एम्प्लॉय, कितना मीन्स कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है। मेथड इंक्लूड, अब इनके क्या मेथड्स होते हैं, अगर वो मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होते हैं, रेजिग्नेशन हो गए, कोई एम्प्लॉय रिजाइन दे दिया, रिटायरमेंट हो गया, रिटायर हो गया एम्प्लॉय, डिसमिस हो गया, ठीक है, किसी गलती की वजह से सीनियर ने उसे डिसमिस कर दिया, फिर रिट्रेंचमेंट हो गए, ले ऑफ हो गए, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, एंड डेथ हो गया, ठीक है। टर्नओवर में भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एम्प्लॉय टर्नओवर के मेथड हो गए, ठीक है। हाँ, ये सारे के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सब के बारे में सबसे अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने अभी बताया कि मैनेजिंग द ह्यूमंस एट अ वर्क प्लेस और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कि हम एम्प्लॉय को एक्वायर करते हैं, उनके डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के बारे में सोचते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं एट अ वर्क प्लेस सो दैट वो अच्छा परफॉर्म कर सके, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली। अब हम ये सब क्यों करते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ इफेक्टिवली, ठीक है। अब HRM जो होता है वो फोकस करता है किस पे, ह्यूमन को मैनेज करने में इन एट अ वर्क in such a way that both individual and organizational objective can be achieved। जैसे भी यहाँ पे क्या होता है कि जो HRM फोकस करता है कि हम ऐसे मोटिवेट करें एम्प्लॉय को एट उनके वर्क प्लेस पे, सो दैट जो क्या हो, इंडिविजुअल का भी गोल अचीव हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं
HRM, ठीक है। HRM treats employees as a valuable assets and emphasizes their development, satisfaction and contribution to the organization सक्सेस, ठीक है। तो जो जो क्या होते हैं, जो मैनेजर होते हैं वो एम्प्लॉय को एज ए वैल्यूएबल एसेट ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे काम जो होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो एम्प्लॉय द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा अच्छे से ट्रीट करते हैं और उन्हें ऐसे मोटिवेट करते हैं कि उनका भी गोल अचीव हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन का भी हो जाए, ठीक है। अब देखो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सबसे पहले मैनेजर फंक्शन में आते हैं, जिसमें कि प्लानिंग किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट देखा जाता है, ठीक है। और उनके लिए पॉलिसीज बनाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हो गया डायरेक्टली, इसको आप अच्छे से देख लेना, कोर्सेज में अच्छे से कवर कराया गया है, ठीक है। एलयू अपडेट पे उनके कोर्सेज पे, इस सेमेस्टर के कोर्सेज पे अच्छे से कवर कराया गया। अगर आपको डिटेल में देखना है, जानना है, तो आप उस कोर्सेज को परचेज करिए, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। फिर आता है हमारा ऑपरेटिव फंक्शन, जिसमें कि हम प्रिक्योर करते हैं एम्प्लॉय को, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, उनके कंपनसेशन के बारे में सोचते हैं, मेंटेनेंस उनको कैसे मेंटेन करके रखना है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इंटीग्रेशन मीन्स इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव, ऑर्गेनाइजेशन गोल से कंबाइन या मिला के उनको लेकर चलना होता है। फिर सेपरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लेना। फिर थर्ड आता है एडवाइजरी फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, HRM एक्ट एज ए एडवाइजर टू द टॉप मैनेजमेंट एंड लाइन मैनेजमेंट ऑन द मैटर रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स सच एज लेबर लॉ, पर्सनल पॉलिसीज एंड एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आती हैं। The human resource management play a vital role in organization success by ensuring right people at a right place at a right job at a right time, ठीक है। Through its various functions like HRM contribution to the employee development, satisfaction and improve organizational performance। तो इसको आप अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। 10 पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। यहाँ पे क्या है, हमने ऐसे लिख दिया, बट आप क्या करेंगे, आप पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सप्लेन द नीड ऑफ मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, उनके नीड क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है फोरकास्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट एंड इंश्योरिंग दैट राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल अवेलेबल एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस। इसमें क्या होता है, मैन पावर प्लानिंग में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि फ्यूचर में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप्स के एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, और इसमें एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर भी करता है कि राइट टाइम पे, राइट समय पे, राइट प्लेस पे और राइट पर्सन उस प्लेस पे एक्वायर हो जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। और इसका क्या होता है, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। अब नीड क्यों होता है मैन पावर प्लानिंग का, ताकि इंश्योर किया जाए कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन पावर, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम न रुके और सप्लाई ऑफ जो मैन पावर है वो कंटिन्यूसली रहे, ठीक है। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हम ये मैन पावर प्लानिंग इसलिए करते हैं कि जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हम उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है। फिर आता है हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मैन पावर प्लानिंग हम कर लेंगे तो उसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में भी हेल्प करेगा। टू अडॉप्ट टू टेक्निकल चेंजेस, मैन पावर प्लानिंग करेंगे हम टेक्निकल चेंजेस को भी अडॉप्ट कर सकेंगे, लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, फैसिलिटेट करियर डेवलपमेंट में भी होता है, और इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर आता है हमारा टेक्निक्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। क्या क्या टेक्निक्स होते हैं मैन पावर प्लानिंग करने का, ठीक है। तो जो होता है सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस, हम देखते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कितने नंबर ऑफ वर्क हमारे अवेलेबल है। देखो डिटरमाइन द मैन पावर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यूम ऑफ वर्क एंड टाइम नीडेड टू कंप्लीट इट, ठीक है। हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्क हमारा एग्जिस्टेंस में है और उसको करने के लिए कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। फिर हम दूसरा क्या करते हैं, वर्क फोर्स एनालिसिस। फिर हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स इन द टर्म ऑफ स्किल एक्सपीरियंस। हम देखेंगे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ वर्कर हैं वो इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, उनका स्किल और नॉलेज उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, मीन्स पास्ट मैन पावर डेटा हम देखेंगे और हम उसको स्टडी करेंगे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मैन पावर नीड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रेशियो एनालिसिस, हम उसका रेशियो एनालिसिस करेंगे। मैन पावर रिक्वायरमेंट आर द एसेंशियल यूजिंग रेशियो सच, हम क्या करेंगे, स्किल्स टू एम्प्लॉय और प्रोडक्ट टू एम्प्लॉयज रेशियो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डेल्फी टेक्निक्स को यूज करेंगे, मीन्स यहाँ पे एक्सपर्ट का ओपिनियन लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे सिस्टमेटिकली, ताकि हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सके अबाउट द मैन पावर, ठीक है। फिर सक्सेशन प्लानिंग करेंगे। सक्सेशन प्लानिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज टू फिल द की पोजीशन इन द फ्यूचर। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस सोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं ताकि हम वैकेंट पोस्ट को फिल कर सके, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मार्कोव एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या होता है, इट प्रिडिक्ट द एम्प्लॉयज मूवमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्रमोशन, ट्रांसफर एंड एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सारे हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे टेक्निक्स होते हैं वेरियस मैन पावर प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स आप अच्छे से कर लेना।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर या बहुत सारे लोगों के द्वारा एम्प्लॉय के रिजल्ट को वैल्यूड किया जाता है, स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, उनमें देखा जाता है कि वेदर दे परफॉर्म बैड और अ गुड। ठीक है, तो इसमें हम देखा जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है एंड प्रोसेस ऑफ इवेल्यूटिंग एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो भी जॉब एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया है उनको इवेल्युएट करना एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, ताकि हम उनको देख सकें कि वेदर दे परफॉर्म गुड और बैड, सो दैट वी कैन थिंक अबाउट फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, इट मेजर्स हाउ वेल एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग असाइन ड्यूटी। इसमें यहाँ पे क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय को ड्यूटीज परफॉर्म है यहाँ पे देखा जाता है कि कितना अच्छे तरीके से एम्प्लॉय ने उस वर्क को कंप्लीट किया है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, अगेंस्ट स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड कंपनी ने सेट किया उस स्टैंडर्ड से उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में रिलेटेड टू प्रमोशन, जैसे कि एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है या ट्रेनिंग देना है या उनको कैसा कंपनसेशन हम प्रोवाइड करें। ठीक है, उनका ट्रांसफर होना चाहिए नहीं, कैरियर डेवलपमेंट करने के लिए सारे चीज़ में परफॉर्मेंस अप्रेजल की जरूरत होती है। अब देखो कितने मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो 2 मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, दूसरा मॉडर्न मेथड होते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अब इसको अच्छे से आप देख लेना। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड बाय द इमीडिएट सुपरविजन एंड रिकॉर्डेड इन अ कॉन्फिडेंशियल रूम। इसमें क्या होता है, जब भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो सुपीरियर है उसको वो ऑब्जर्व करता रहेगा और उसको रिकॉर्ड करता रहेगा एक डायरी में उसके परफॉर्मेंस को। तो जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा तो वो अपने आप एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेज कर लेगा। फिर आता है रैंकिंग मेथड। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज आर रैंक फ्रॉम द बेस्ट टू वर्स्ट बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस। इस पे ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल रहेंगे उनको रैंक में रैंक दिया जाता है कि कौन सबसे अच्छा परफॉर्म किया, कौन सबसे खराब। ठीक है, फिर पेयर्ड कंपनसेशन मेथड। इसमें क्या होता है, ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद द एवरी अदर एम्प्लॉयज इन अ पेयर टू डिटरमाइन रिलेटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। फिर आता है ग्रेडिंग मेथड। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज आर ग्रेडेड एज एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, फेयर और पुअर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड दिया जाता है एम्प्लॉय को। फिर आता है चेकलिस्ट मेथड। यहाँ पे क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग जॉब रिलेटेड बिहेवियर इज प्रीडिटरमाइंड एंड द अप्रेजर मार्क एज। यहाँ पे क्या होता है, जो अप्रेजर होता है वो एक स्टेटमेंट लिख देता है। स्टेटमेंट बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, अगर उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे एस लिख देगा, नहीं परफॉर्म कर रहा है तो नो लिख देगा, ऐसे होता है। ठीक है, फिर फोर्स चॉइस मेथड में क्या होता है, द रेटर चूजेस स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द एम्प्लॉयज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिड्यूसिंग अ पर्सनल बायस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब होता है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन सारे ये तीनों तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट्स पे भी लिखने के लिए आ सकता है। तो इन सारे के बारे में अच्छे से एडवांटेज डिसएडवांटेज का एजम्पशन जो भी हो सके आप अच्छे से इसको कर लेना। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है मॉडर्न मेथड में, जहाँ पे हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉय का, किसके बेसिस पे, अचीवमेंट ऑफ अ म्यूचुअल एग्रीड गोल सेट बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। यहाँ पे क्या होता है, ये जो है मेथड, ये कॉम्बिनेशन है किसका, क्रिटिकल इंसिडेंट का और रेटिंग स्केल का। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक बिहेवियरल एग्जांपल फॉर ईच परफॉर्मेंस लेवल। ठीक है, फिर आता है 360 डिग्री अप्रेजल। इसमें क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो सबके द्वारा होता है, मीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, हमारे जो कलीग्स है सबके द्वारा मिलके, मीन्स देखो पियर्स हो गए, सुपीरियर्स हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए, समटाइम्स कस्टमर फॉर अ कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। फिर आता है हमारा असेसमेंट सेंटर मेथड। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय आर इवेल्युएटेड थ्रू सिमुलेशन एक्सरसाइज सच एज रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन एंड केस स्टडीज। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें क्या होता है, दिस मेथड इवेल्युएट्स एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू। कितना एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है। ठीक है, अब देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसपे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजल इफेक्टिवनेस बढ़े। ठीक है, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट अप्रेजल मेथड इंश्योर फेयरनेस। यहाँ पे फेयरनेस होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए और एम्प्लॉय डेवलपमेंट मोटिव भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफाइन कैरियर प्लानिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो कैरियर प्लानिंग अभी हमने बताया कि क्या होता है, जब एम्प्लॉय के कैरियर के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचे, ग्रोथ के बारे में सोचे, तो ये होता है हमारा कैरियर प्लानिंग। ठीक है, तो कैरियर प्लानिंग क्या होता है,
सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके कैरियर गोल्स को, एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन पाथवे टू हेल्प द इंडिविजुअल टू चूज दोज गोल थ्रू अ प्रॉपर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोथ। ठीक है, तो ऐसा चीज़ कि जिसमें क्या हो, एम्प्लॉय का भी कैरियर बने, उनका भी ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ऐसा उनको पाथ या चूज़ किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाए और एम्प्लॉय का भी कैरियर डेवलपमेंट हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इट अलाइंस एम्प्लॉय कैरियर एस्पिरेशंस विद द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इंश्योर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय का जो गोल है और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय का जो गोल है और एम्प्लॉयर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उन दोनों को कंबाइन किया जाता है, उनको ऐसा डायरेक्शन दिया जाता है ताकि वो एम्प्लॉय का भी गोल अचीव हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाए और दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिले। ठीक है, अब देखो क्या होता है बेनिफिट ऑफ कैरियर प्लानिंग। बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कैरियर प्लानिंग, जिसमें कि क्या होता है, एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि उनका वीकनेस क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, फिर प्रोवाइड ए क्लियर कैरियर गोल्स एंड डायरेक्शन, एम्प्लॉय को क्लियर कैरियर गोल्स और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉय को पता हो कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, किस डायरेक्शन से, किस मेथड से उन्हें किसी भी वर्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, फिर प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन, जब एम्प्लॉय के बारे में इतना ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा तो उनको मोटिवेशन होता है। ठीक है, फिर इनहेंस अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, रिड्यूस कैरियर अनसर्टेनिटीज एंड फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, फिर बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंट मैन पावर मिलेगा। ठीक है, और एम्प्लॉय टर्नओवर भी घटेगा इससे। ठीक है, और एम्प्लॉय लॉयल्टी और मोराल भी बढ़ेगा। ठीक है, फैसिलिटेट सक्सेशन प्लानिंग, लीडर्स डेवलपमेंट होंगे। यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय के कैरियर के बारे में सोचते हैं तो एज ए फ्यूचर में उनके लिए एक लीडर तैयार हो रहा है। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। तो ये सारे हमारे बेनिफिट हो गए हमारे कैरियर डेवलपमेंट के। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। अगर हम कैरियर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस किस स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है सेल्फ असेसमेंट में कि एम्प्लॉयर सेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय का सेल्फ असेसमेंट होता है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, गोल सेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कैरियर प्लानिंग, उसके बाद जब हम असेसमेंट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है स्पेसिफिक प्लान है डेवलप टू अचीव अ कैरियर गोल इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग देना है या जॉब रोटेशन करना है या जॉब डेवलपमेंट करना है। ये सारे प्रोग्राम को हम दिखा के और उनके डेवलपमेंट के लिए करते हैं। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड कोचिंग, मेंटरिंग एंड डेवलपमेंट असाइनमेंट टू इनहेंस देयर स्किल्स एंड नॉलेज। यहाँ पे फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाता है एम्प्लॉय के, जब ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद कैरियर रिव्यू और फीडबैक दिया जाता है। तो ये सारे हमारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, प्रोसेस को हमेशा आप चार्ट फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद एक एक प्रोसेस को अच्छे से डिफाइन करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे है व्हाट इज मीन बाय डिसिप्लिन, what are the causes of discipline in industries, give suggestion for maintaining a discipline। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन रिफर टू ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश रूल्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं कि पर्टिकुलर जो है ये रूल्स और मेथड फॉलो करके पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करना है, तो उसी रूल्स और मेथड को अगर एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है और उस मीन्स उन रूल्स रेगुलेशन को एम्प्लॉय फॉलो करके उस काम को कर रहा है, तो यही होता है हमारा डिसिप्लिन। ठीक है, मीन्स एम्प्लॉय जो है उस अकॉर्डेंस में उस तरीके से काम करे जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशन बनाए गए एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, उसी अकॉर्डिंग एम्प्लॉय काम करे, उसे बोलते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, it ensure obedience, cooperation and self control and respect for authorities employees। ठीक है, फिर डिसिप्लिन इज एसेंशियल। डिसिप्लिन क्यों एसेंशियल है, ताकि इफिशियंसी मेंटेन हो सके एट अ वर्क प्लेस और ग्रुप में हम हार्मोनी क्रिएट कर सके और जो हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी फंक्शन है वो स्मूथली परफॉर्म कर सके और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और रिलेशन को भी अच्छे से मेंटेन कर सके। अब देखो क्या कॉजेज हैं डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन। अगर हम इनडिसिप्लिन मीन्स अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले फॉल्टी लीडरशिप, जो आपका लीडर है वही आपको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है। अगर आपको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा तो इससे अब क्या होंगे, आप इनडिसिप्लिन बिहेव करेंगे। ठीक है, फिर इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन हमारा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस वो इनइफेक्टिव। ठीक है, अच्छे से पुअर कम्युनिकेशन, अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पुअर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। फिर अनफेयर पर्सनल पॉलिसीज। ठीक है, मीन्स क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ऑफ प्रमोशन, वेजेस, सभी सारी चीज़ें, इसकी वजह से क्या होता है एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन हो जाते हैं एट अ वर्क प्लेस। ठीक है, फिर लैक ऑफ प्रॉपर ग्रीवांसेस हैंडलिंग, अगर एम्प्लॉय को कोई ग्रीवांसेस या कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो उनका प्रॉपर हैंडलिंग मेथड नहीं है, तो इस वजह से इनडिसिप्लिन होता है एट अ वर्क प्लेस पे, ठीक है। फिर आता है हमारा पुअर वर्किंग कंडीशन, जो भी हमारा वर्किंग कंडीशन या इन्वायरमेंट है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, इनडिसिप्लिन होता है। फिर इन्फ्लुएंसर ऑफ ट्रेड यूनियन की वजह से भी लोग इनडिसिप्लिन बिहेव करने लगते हैं। फिर पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय, लाइक उनको स्ट्रेस में है, फैमिली इशूज़ है कोई, ठीक है, अल्कोहलिज्म है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इन सारे की वजह से जो एम्प्लॉय होता है वो मेंटली डिस्टर्ब होता है और इनडिसिप्लिन बिहेव करता है एट अ वर्क प्लेस, ठीक है, तो ये सारे रीजन हो जाते हैं। अब क्या है सजेशन, अगर सजेशन देना कि कैसे हम डिसिप्लिन एट अ वर्क प्लेस में हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए वर्क प्लेस पे, ठीक है, और इफेक्टिव लीडरशिप होता है, जो हमारा लीडर होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रॉम्प्ट एंड फेयर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए कोई भी अगर गलत काम हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुआ उन केस में, ठीक है। फिर प्रॉपर ग्रीवांसेस एड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, एम्प्लॉय को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं सेटिस्फाई करें या जो भी, तो उनके लिए अच्छे से ग्रीवांसेस एंड प्रोसीजर वे में उनके लिए अप्रेजल मेथड रखना चाहिए। फिर एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। फिर जो वर्किंग कंडीशन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो बेटर होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय जो है अच्छा फील करे काम करते वक्त, ठीक है। ट्रेनिंग और काउंसलिंग मेथड भी होना चाहिए, ये सारे सजेशन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो है एक्सप्लेन द ग्रीवांसेस प्रोसीजर, डिस्क्राइब द मैनेजर स्टेप्स इन हैंडलिंग द ग्रीवांसेस। तो ग्रीवांसेस क्या होता है, ग्रीवांसेस इज एनी डिससेटिस्फैक्शन और फीलिंग ऑफ इनजस्टिस एक्सपीरियंस बाय द एम्प्लॉयज रिलेटेड टू द वेजेस, वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन, प्रमोशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कंपनीज पॉलिसी। मीन्स अगर कोई भी इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज अगर कोई भी डिससेटिस्फैक्शन है, किससे, वेजेस उनको अच्छा नहीं मिला, वर्किंग कंडीशन उनका अच्छा नहीं है, ठीक है, या कोई भी डिसीजन जो एम्प्लॉय लिया गया उससे वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं, तो इससे क्या होता है, ये होता है ग्रीवांसेस, ठीक है, तो ग्रीवांसेस हो जाता है, ठीक है। अब इफ नॉट प्रॉपर्ली हैंडल्ड ग्रीवांसेस में लीड टू कन्फ्लिक्ट, लो मोरल एंड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। अगर क्या होता है ग्रीवांसेस एम्प्लॉय का अच्छे से और सही टाइम पे उन्हें नहीं ट्रीट किया जाए तो वो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट में बदल जाते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रीवांसेस के प्रोसीजर क्या होते हैं। ग्रीवांसेस प्रोसीजर इज अ फॉर्मल सिस्टमैटिक प्रोसेस डिजाइन टू रिजॉल्व एम्प्लॉय कंप्लेंट इन अ फेयर और ऑर्डरली मैनर। यहाँ पे क्या है, जो ग्रीवांसेस प्रोसीजर क्या है, एक फेयर और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे जो एम्प्लॉय के ग्रीवांसेस हैं उन्हें एक स्टेप और सिस्टमैटिक वे में क्या किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, सबसे पहला प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रीवांसेस, यहाँ पे एम्प्लॉय अपने ग्रीवांसेस को सबमिट करता है, ठीक है, और रिटन फॉर्म में, ठीक है, सुपीरियर को अपने। फिर फर्स्ट लेवल डिस्कशन, यहाँ पे क्या होता है, सुपीरियर डिस्कस द ग्रीवांसेस विद द एम्प्लॉयज एंड ट्राइज टू रिजॉल्व इट एट अ अर्ली स्टेज। यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे जो सुपीरियर होता है एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करता है और उन्हें रिजॉल्व करना चाहता है। फिर क्या होता है डिपार्टमेंट लेवल पे, यहाँ पे क्या होता है, इफ द ग्रीवांसेस इज नॉट रिजॉल्व, जब फर्स्ट लेवल पे ग्रीवांसेस रिजॉल्व नहीं हो पाता तो यहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट हेड के पास जाता है ये मैटर और वहाँ पे क्या होता है, मिडिल मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन होता है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे भी नहीं हो पाता है तो ग्रीवांसेस कमेटी बनाई जाती है जहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो साथ में डिस्कस करते हैं और सजेशन और सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टॉप मैनेजमेंट पे जाता है, ठीक है। अनरिजॉल्व ग्रीवांसेस आर रिफर टू अ टॉप मैनेजमेंट फॉर अ फाइनल डिसीजन। अब यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट पे जाता है जहाँ पे सीईओ हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, उनके पास बातें जाती है और वहाँ पे फाइनल डिसीजन के लिए जाता है। फिर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, यहाँ पे क्या होता है, इफ स्टिल अनरिजॉल्व द ग्रीवांसेस में रिफर टू वॉलंटरी आर्बिट्रेज एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रोसीजर है, आप अच्छे से उसको देख लेना। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है व्हाट इज जॉब एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ शुड बी परफॉर्म, ये कैसे परफॉर्म करना चाहिए, जॉब एनालिसिस क्या होता है और कैसे इसको परफॉर्म होना चाहिए, इवेल्युएट और सिग्निफिकेंट। तो जॉब एनालिसिस पहले क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब। एक जॉब के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उन्हें एनालाइज करना, ठीक है, ये होता है हमारा जॉब एनालिसिस, ठीक है। इट डिटरमाइन द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल, क्वालिफिकेशन, वर्किंग कंडीशन एंड एसोसिएटेड विद द जॉब। जॉब एनालिसिस में हमारा दो चीज़ आता है, देखो जॉब एनालिसिस में दो चीज़ आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, अब इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये हमारा होता है जॉब एनालिसिस,
ठीक है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, हम जॉब को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, बट जॉब स्पेसिफिकेशन में जॉब होल्डर को डिस्क्राइब करते हैं। अब इन दोनों का मिला के यहाँ पे दिखा जाता है। लाइक देखो क्या मतलब कि यहाँ पे क्या होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, स्किल क्वालिफिकेशन क्या होंगे एंड वर्किंग कंडीशन एसोसिएटेड विद द जॉब, ठीक है। द आउटपुट ऑफ जॉब एनालिसिस इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। देखो यहाँ पे बोला है ना कि जो आउटपुट होता है जॉब एनालिसिस का वो क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, विच परफॉर्म फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब कैसे जॉब एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है, प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग ऑफ जॉब एनालिसिस, कंपनी क्या करती है, प्लानिंग करती है। फॉर द पर्पज ऑफ जॉब एनालिसिस इज डिसाइडेड, जॉब इज एनालाइज एंड आइडेंटिफाइड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिसाइड करता है कि क्यों हमें जॉब एनालिसिस करना है, ठीक है। फिर दूसरा होता है कलेक्शन ऑफ जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब इसके लिए वेरियस मेथड होता है, लाइक ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, इंटरव्यू हम ले सकते हैं एम्प्लॉय का, क्वेश्चनर फॉर्म में क्वेश्चन बना के दे सकते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉय आंसर दे दे। फिर वर्क डायरी मेंटेन कर सकते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट में तो ये सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। फिर रिव्यू एंड वेरिफिकेशन ऑफ डेटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेटा को रिव्यू और वेरीफाई करेंगे, ठीक है। कलेक्टेड डेटा इज वेरीफाइड विद द जॉब होल्डर्स एंड सुपरवाइजर टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, हम जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करते हैं। मीन जॉब डिस्क्रिप्शन इज प्रिपेयर्ड स्टेटिंग जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड वर्किंग कंडीशन एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे हम जॉब स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करते हैं। मीन्स जॉब स्पेसिफिकेशन आउटलाइन द क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब स्पेसिफिकेशन। मीन्स ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन हम जॉब के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन में जॉब होल्डर्स के बारे में, ठीक है। फिर अब देखो कि क्या इंपॉर्टेंस है जॉब एनालिसिस का, तो ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ HRM फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इट सपोर्ट और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अप्रेजल, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। फिर आता है इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हम इफेक्टिवली वे में एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सके, रिक्रूट कर सकते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए जॉब एनालिसिस करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए जॉब एनालिसिस करते हैं। वेजेस एंड सैलरी क्या होगा उसको डिसाइड करने के लिए। फिर सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन को डिसाइड करने के लिए हम जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस ये सब करते हैं। लीगल कंप्लायंस के लिए भी, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सेंटीज एंड एम्प्लॉय टर्नओवर, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एब्सेंटीज, सजेस्ट सुटेबल रेमेडीज टू रिमूव देम, ठीक है। तो अब देखो हमेशा डिफरेंस हमें चार्ट फॉर्मेट में मिनिमम 10, मैक्सिमम आप कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है, 15 होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है यहाँ पे, एब्सेंटीज क्या होता है, जब एम्प्लॉय क्या हो, हैबिचुअल हो, मीन्स रिफर्स टू फ्रीक्वेंट और हैबिचुअल एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अ वर्क विदाउट वैलिड रीजन और प्रायर परमिशन, विदाउट प्रायर परमिशन और विदाउट क्या होता है, वैलिड रीजन के एम्प्लॉय जो है बार बार एब्सेंट मार रहा है, ठीक है। और एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है, द एम्प्लॉय टर्नओवर रिवर्स टू अ रेट एट विच एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्लेस बाय न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे हमेशा के लिए एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, ये एक रेट होता है जहाँ पे जो कि एम्प्लॉय क्या होता है, परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन के जॉब को क्या करता है, छोड़ के चला जाता है, वहाँ पे न्यू एम्प्लॉय आता है, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्प्रोरी एब्सेंस फ्रॉम वर्क, यहाँ पे एम्प्लॉय जो होता है टेम्प्रोरी एब्सेंस हो जाता है वर्क से बिना अपने जानबूझ के, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट सेपरेशन ऑफ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एम्प्लॉय परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म नेचर होता है, ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेशन क्या है, ये एम्प्लॉय जो होता है वो रोल पे रहता है अपने, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एम्प्लॉय का कोई भी रोल नहीं होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है। फिर यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है, बट यहाँ पे हाई रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नए एम्प्लॉय को फिर से रिक्रूट करना, उनको ये सब सारी चीज़ें करना, इसलिए। फिर आता है कंट्रोल, इजी टू कंट्रोल हो जाता है इसे, बट मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इसे बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ ही डिफरेंस लिखे हैं, आपको 10 डिफरेंस तो लिखना ही है, ठीक है। अब क्यों होता है एब्सेंटीज, क्यों होता है, ठीक है। तो पुअर वर्किंग कंडीशन के लिए एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करना चाहते, उनको और अच्छा वर्किंग कंडीशन मिल जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो पुअर वर्किंग कंडीशन की वजह से उनको क्या होता है,
वो जॉब छोड़ देते हैं। फिर उनको क्या होता है, टाइमली वेजेस प्रोवाइड नहीं किया जाता, या जो पुअर वेजेस कंडीशन है या बेनिफिट उन्हें नहीं प्रोवाइड किया जाता, इस वजह से वो छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, वो अपने प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, इस वजह से वो क्या आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। फिर पर्सनल एंड फैमिली प्रॉब्लम भी हो जाता है बहुत तरीके का, कि जो जिस वजह से वो एब्सेंटीज में क्रिएट करते हैं। फिर पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन हो जाता है, मीन्स कन्फ्लिक्ट हो जाता है सुपरवाइजर और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। फिर वेलफेयर फैसिलिटीज़ इनएडिक्वेट वे में होता है, जैसे लैक ऑफ मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, लीव फैसिलिटीज़, ये सारे नहीं प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को। फिर आता है डिस्टेंस फ्रॉम वर्क प्लेस, उनका क्या है, जो उनका वर्किंग एरिया है, एम्प्लॉय का कंपनी है, वो उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इस वजह से वो बार बार एब्सेंट और ट्रैवल करना होता है। तो इस वजह से ये सब सारे रीज़न होते हैं जॉब को छोड़ने का, ठीक है। अब रेमेडीज़ क्या होते हैं, ठीक है, कि क्या क्या रेमेडीज़ फॉलो करके हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉय को अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए। और उनको मतलब क्लीन, प्रोवाइड अ सेफ, क्लीन एंड कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट, ताकि वो मोटिवेटेड फील हो, उन्हें अच्छा मीन्स वाइब्स आए, उन्हें अच्छे से काम कर सके, ठीक है। फेयर वेजेस और इंसेंटिव, उन्हें जो वेजेस प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो उनसे, ठीक है। फिर इफेक्टिव सुपरविजन एंड लीडरशिप, जो मीन्स इनकरेज सपोर्टिव एंड पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, लीडरशिप अच्छा होना चाहिए, लीडर जो आपका है वो अच्छा होना चाहिए, मोटिवेटिव होना चाहिए, वो अच्छे से आपको सुपरवाइज करे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, सो दैट एम्प्लॉय मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। फिर एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर में होता है, मीन्स प्रोवाइड मेडिकल, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और ये सब सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचना, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें रिड्यूस करती हैं। फिर जॉब इनरिचमेंट और जॉब रोटेशन होना चाहिए, मीन्स उनको क्या हो कि अलग अलग टाइप का वर्क परफॉर्म करें, एक ही टाइप का वर्क परफॉर्म करके एम्प्लॉय बोर हो जाता है और वो उनका मन नहीं लगता, तो उन्हें अलग अलग तरीके का काम उन्हें दे। फिर उन्हें क्या करें, जॉब सेटिस्फेक्शन हो, प्रॉपर लीव पॉलिसीज़ होना चाहिए, एम्प्लॉय को प्रॉपर मीन्स कुछ समय में उन्हें लीव पॉलिसीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो एम्प्लॉय काम से क्या करें, ब्रेक ले सके, ठीक है। फिर काउंसलिंग एंड सपोर्ट प्रोग्राम होना चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉय को अगर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी हो तो उन्हें अच्छे से काउंसलिंग के जरिए उन्हें सॉल्व किया जा सके, ठीक है। और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ भी हो तो उन्हें अच्छे से सुना जाए, एम्प्लॉय को अच्छे से सारा चांस दिया जाए कि वो अच्छे से चीज़ों को करें, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ कि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, शॉर्ट में डिस्कस किया, ठीक है, कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं, आपको कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। बट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, होल सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन डिटेल, ठीक है, तो वहाँ पे आप एक एलयू अपडेट पे जाइए और वहाँ पे कोर्सेज परचेज करिए। वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वे में क्लासेस, कंटेंट और मटेरियल सारे प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, सो दैट यू कैन स्कोर मोर दैन व्हाट यू कैन, ठीक है। तो आप जाइए और अभी ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, आपका एग्ज़ाम है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।